क्या हो अगर मैं कहूं कि किडनी फेलियर का इलाज और लकवाग्रस्त नसों को दोबारा जिंदा करने का राज उसी जंगली झाड़ी में छिपा है जिसे शायद कल ही आपने हाईवे के किनारे अनदेखा कर दिया हो, या शायद जूतों से कुचल दिया हो। हम रोज ऐसी अनगिनत चीजों के पास से गुजर जाते हैं, लेकिन प्राचीन भारत के वैद्यों के लिए ये कोई मामूली खरपतवार नहीं था। ये उनका एक बहुत ही परम अस्त्र था। हाँ, ये सच में एक हैरान करने वाला विरोधाभास है। मतलब जिसे आज हम बस घास फूस या सड़क किनारे की एक साधारण झाड़ी समझकर छोड़ देते हैं, देखिए वो असल में भारतीय चिकित्सा इतिहास के सबसे ताकतवर औषधीय खजानों में से एक है। बिल्कुल। और आज के इस विस्तृत अध्ययन का लक्ष्य इसी विरोधाभास को डिकोड करना है। आज हम क्षणमूल, जिसे क्षणपुष्पी या आधुनिक बॉटनी में क्रोटिलारिया झुंझिया कहा जाता है, उसके रहस्यों की गहराइयों में उतरेंगे। हम 4 सबसे महान आयुर्वेदिक ग्रंथों के पन्नों को पलटेंगे। और वो ग्रंथ हैं अथर्ववेद, चरक संहिता, अष्टांग हृदयम और सुश्रुत संहिता। और सिर्फ प्राचीन ही नहीं, हम इसी ज्ञान को आज के आधुनिक विज्ञान के माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर भी परखेंगे। सही कहा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात। क्योंकि हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं वो इतना शक्तिशाली है कि उसे आयुर्वेद के सबसे कुलीन वर्ग यानी दशमूल में गिना जाता है। दशमूल? दशमूल यानी 10 सबसे प्रभावशाली जड़ों का समूह, है ना? बिल्कुल, वही दशमूल जो आयुर्वेद में वात रोगों के लिए सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। मेरा मतलब है, दशमूल में तो बड़ी बड़ी और दुर्लभ जड़ी बूटियां होती हैं। एक साधारण सा दिखने वाला पौधा जो एक ही समय में एक किडनी स्पेशलिस्ट की तरह काम कर रहा है और नसों की मरम्मत करने वाले किसी न्यूरोलॉजिस्ट की तरह भी, वो इस एलीट ग्रुप का चौथा सबसे महत्वपूर्ण घटक कैसे बन गया? यही तो क्षणमूल का जादू है। लेकिन इसके मेडिकल गुणों पर जाने से पहले देखिए, ये जानना जरूरी है कि इसे असल जिंदगी में पहचाना कैसे जाए। हाँ, मान लीजिए कोई नम भूमि या खाली पड़े खेत के पास से गुजर रहा है, तो क्षणमूल दिखेगा कैसा? इसकी बनावट बहुत ही विशिष्ट होती है। ये पौधा बिल्कुल सीधा बढ़ता है, लगभग 1 से 3 मीटर तक की ऊंचाई लेता है। अच्छा, 1 से 3 मीटर काफी लंबा हो गया फिर तो। हाँ, और इसके पत्ते भाले के आकार के होते हैं। सबसे बड़ी पहचान है इसके फूल, जो बहुत ही चमकीले पीले रंग के होते हैं। इन्हीं पीले फूलों की वजह से प्राचीन ग्रंथों में इसे स्वर्ण पुष्पी या पीत पुष्पी भी कहा गया है। पीत पुष्पी यानी पीले फूलों वाला। और ये मिलता कहाँ कहाँ है? ये भारत के लगभग हर हिस्से में आसानी से मिल जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण में नम स्थानों तक। यहाँ तक कि नेपाल, श्रीलंका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी ये खूब उगता है। मैंने इसके बारे में एक और बहुत ही अजीब बात पढ़ी है। इसकी फलियों का कोई खास मैकेनिज्म होता है जो इसे बाकी पौधों से अलग बनाता है? हाँ बिल्कुल, इसकी फलियां इस पौधे का सबसे रोचक हिस्सा है। जब ये फलियां पककर पूरी तरह सूख जाती हैं तो वे सूजकर अंदर से थोड़ी खोखली और फूल जाती हैं। और फिर जब हवा चलती है? बिल्कुल सही पकड़े। जब हवा चलती है तो उन फलियों के अंदर मौजूद बीज आपस में टकराते हैं और एक खड़खड़ाहट की आवाज पैदा करते हैं। अरे वाह, ये तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद का कोई छोटा सा अलार्म सिस्टम बना दिया हो, या कोई झुंझुना हवा चलते ही बजने लगता है, जैसे ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हो कि मेरी शक्तियों को पहचानो। हाँ, एक प्राकृतिक झुंझुने की तरह। लेकिन असली खजाना तो जमीन के नीचे है। उसकी जड़ें? हाँ, इसकी रेशेदार जड़ें ही असल में क्षणमूल कहलाती हैं। क्षण मतलब पौधा और मूल मतलब जड़। समझ गया। तो चलिए अथर्ववेद के उस संदर्भ को खोलते हैं। अगर ये पौधा इतना ही साधारण है तो अथर्ववेद के ऋषियों ने इसमें ऐसा क्या देखा जो इसे सीधे दशमूल महासूक्त में जगह मिल गई? देखिए, अथर्ववेद के कांड 8 और सूक्त 7 में, जिसे अक्सर दशमूल महासूक्त कहा जाता है, महर्षि इस पौधे की कार्यप्रणाली को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं। इसका पहला श्लोक कहता है, क्षणपुष्पी क्षणमूलश्च दशमूले चतुर्थक वातघ्नो बलदा श्रेष्ठो मूत्रलो रेचना परम। इस श्लोक के एक एक शब्द को जरा तोड़कर समझते हैं। वातघ्नो और बलदा का मतलब तो वातदोष को खत्म करना और बल देना हुआ, लेकिन ये मूत्रलो रेचना परम का क्या अर्थ है? महर्षि कह रहे हैं कि ये दशमूल का चौथा घटक है, लेकिन सबसे अहम शब्द है मूत्रल परम। मूत्रल का मतलब है वो जो यूरिन या पेशाब के प्रवाह को बढ़ाए, और परम मतलब सर्वोच्च, मतलब डायूरेटिक। हाँ, आधुनिक विज्ञान की भाषा में इसे डायूरेटिक सुप्रीम कहा जा सकता है।
शरीर से तरल कचरे को बाहर फेंकने में इससे बेहतर कुछ नहीं है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अथर्ववेद आगे भी इसके बारे में काफी कुछ कहता है ना? सही कहा। अगले श्लोक में स्पष्ट लिखा है, पीत पुष्पी क्षणो यश्य मूत्र कृच्छ निवारणा शोभघोत विष्णाशस्य। यानी ये पीले फूलों वाला पौधा पेशाब की रुकावट दूर करता है, मूत्रकृच्छ, राइट? बिल्कुल। पेशाब की रुकावट, शरीर की सूजन यानी शोफ, विष या टॉक्सिन्स और यहाँ तक कि बुखार को भी खत्म करने वाला है। इसके अलावा एक और जगह बताया गया है कि ये पक्षाघात यानी पैरालिसिस में बल देने के लिए जाना जाता है। रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा। एक तरफ ये पेशाब की रुकावट दूर कर रहा है, शरीर की सूजन कम कर रहा है, और दूसरी तरफ लकवे या पैरालिसिस में काम आ रहा है। हाँ, ऐसा ही है। तो शरीर की सफाई यानी डिटॉक्स और लकवे का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? मतलब ये दोनों तो बिल्कुल अलग अलग मेडिकल डिपार्टमेंट लगते हैं। देखिए, ये अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। इसे ऐसे समझिए, कोई भी गंभीर बीमारी, चाहे वो नसों की ही क्यों ना हो, तब शुरू होती है जब शरीर में विषाक्त पदार्थ यानी सेल्यूलर वेस्ट जमा होने लगता है। सेल्यूलर वेस्ट, जो सेल्स के काम करने के बाद बचता है। बिल्कुल। हमारी किडनियां शरीर का मुख्य फिल्ट्रेशन प्लांट है। जब ये फिल्टर ठीक से काम नहीं करते तो खून में यूरिया और दूसरे विषैले तत्व रुकने लगते हैं, और फिर वो गंदा खून पूरे शरीर में घूमता है। हाँ, और ये गंदा खून जब तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है तो नसों के सिग्नल ब्लॉक होने लगते हैं। ओहो, अब समझ गया। मतलब जब तक खून साफ नहीं होगा तब तक नसों की कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। एकदम सही। क्षणमूल पहले गुर्दों को उत्तेजित करता है, रुके हुए पेशाब को बाहर धकेलता है और इस तरह खून में जमा जहर को बाहर निकालता है। शरीर से जहर बाहर निकालना किसी भी नर्वस सिस्टम की बीमारी को ठीक करने का ग्राउंड जीरो है। क्या बात है! यही मूत्रल परम होने का असली विज्ञान है। बिल्कुल। तो अथर्ववेद ने इसे एक सुप्रीम डिटॉक्सिफायर माना, लेकिन महर्षि चरक और वाग्भट तक आते आते ये ज्ञान और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो गया। चरक ने इसे अंगों की बीमारियों के साथ कैसे जोड़ा? महर्षि चरक ने इसे एक कदम और आगे बढ़ाया। चरक संहिता के सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान में जब वे मूत्राघात यानी पेशाब का रुकना और शोफ की बात करते हैं तो वे एक स्पष्ट निर्देश देते हैं। क्या निर्देश देते हैं? मूत्राघाते मूत्रकृच्छ्रे क्षणमूलम प्रयोजयेत। वे कहते हैं कि जलोदर, जिसे अंग्रेजी में एसाइड्स कहते हैं, जहां लिवर या किडनी खराब होने से पेट में लीटरों पानी भर जाता है, और किडनी की सूजन में क्षणमूल का अचूक प्रयोग करना चाहिए। जलोदर में लीटरों पानी भर जाता है? बाप रे! मतलब चरक ने इसे सीधे तौर पर किडनी और फ्लूइड रिटेंशन का एक विशेषज्ञ घोषित कर दिया। हाँ, बिल्कुल, एक रीनल एक्सपर्ट की तरह। लेकिन महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदयम में एक और नया दावा किया था जो थोड़ा उलझाने वाला है। मुझे याद आ रहा है, उन्होंने किसी और बीमारी का जिक्र किया था। वाग्भट जी की दूरदृष्टि सच में कमाल की है। उन्होंने अष्टांग हृदयम में लिखा, मूत्रकृच्छ्रे प्रमेहे च क्षणमूलम विशेषतः। प्रमेह यानी डायबिटीज। जी हाँ, पेशाब की दिक्कत के साथ साथ प्रमेह है, जिसे आज हम मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं, उसमें भी क्षणमूल विशेष रूप से काम करता है। रुको, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा संदेह है। मतलब एक तरफ आप बता रहे हैं कि ये पौधा किडनी की भारी सूजन कम कर रहा है, पेट से पानी निकाल रहा है, और दूसरी तरफ वाग्भट जी कह रहे हैं कि ये मधुमेह यानी डायबिटीज में भी काम आ रहा है। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, है ना? बहुत अजीब। एक ही जड़ दो बिल्कुल अलग अलग बीमारियों, एक एंडोक्राइन सिस्टम की और एक रीनल सिस्टम की, को कैसे निशाना बना सकती है? ये दावा थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं लगता? पहली नज़र में ये अतिशयोक्ति ही लगता है, लेकिन अगर हम आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि वाग्भट जी कितने सटीक थे। अच्छा, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? आज का विज्ञान जानता है कि डायबिटीज और किडनी की बीमारियां आपस में एक चेन की तरह जुड़ी हुई हैं। ओह, आप डायबिटिक नेफ्रोपैथी की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल सही, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जहां ब्लड शुगर का स्तर लगातार ज्यादा रहने से खून गाढ़ा हो जाता है और वो गाढ़ा खून किडनी के छोटे छोटे माइक्रोफिल्टर्स को फाड़ना शुरू कर देता है। मैंने इसके बारे में पढ़ा था। सटीक विश्लेषण। देखिए, लंबे समय तक डायबिटीज रहने का अंतिम परिणाम अक्सर किडनी फेलियर ही होता है। वाग्भट जी ने सदियों पहले इस पाइपलाइन को समझ लिया था। मतलब उन्होंने बीमारी की जड़ और उसके फाइनल डैमेज दोनों को लिंक कर लिया था। हाँ,
उन्होंने देखा कि शणमूल ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने में मदद करता है और साथ ही उन टूट रहे गुर्दों की मरम्मत करके सूजन भी कम करता है। इसीलिए उन्होंने इसे इन दोनों के लिए विशेष बताया। यह सच में दिमाग को हिला देने वाली बात है। हर कोई किसी न किसी को जानता है जिसकी बीमारी सिर्फ शुगर से शुरू हुई थी और डायलिसिस पर खत्म हुई। वाघभट्ट उस पूरी चेन को एक ही पौधे से तोड़ रहे थे, और वो भी हजारों साल पहले। कमाल है। हमने बात की कि कैसे ये अंदर के अंगों को साफ कर रहा है, लेकिन जब हम शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी और नर्वस सिस्टम के जनक महर्षि सुश्रुत की ओर मुड़ते हैं तो शणमूल का एक बिल्कुल नया रूप सामने आता है। उन्होंने तो इसकी जड़ों को छोड़कर किसी और हिस्से पर ध्यान दिया था। सुश्रुत का दृष्टिकोण हमेशा से दूसरों से अलग रहा है। जहां चरक और वाघभट्ट जड़ों यानी शणमूल का उपयोग शरीर का कचरा निकालने के लिए कर रहे थे, वहीं महर्षि सुश्रुत ने इसके बीजों की शक्तियों पर शोध किया। बीजों पर? हाँ, सुश्रुत संहिता में वे लिखते हैं, शण बीजम महात श्रेष्ठम पुंसाम वाजीकरम परम। वाजीकरण यानी पुरुषों की प्रजनन क्षमता और स्टेमिना? बिल्कुल। सुश्रुत कहते हैं कि शण के बीज पुरुषों की प्रजनन क्षमता बढ़ाने में परम श्रेष्ठ हैं। यह सिर्फ शारीरिक बल ही नहीं बढ़ाता, बल्कि मेधा यानी बुद्धि और स्नायु शक्ति को भी कई गुना बढ़ा देता है। स्नायु शक्ति मतलब नसों की गहराई तक मजबूती? ये तो बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। मतलब जड़ें शरीर को अंदर से झाड़ू लगाकर साफ कर रही हैं, डिटॉक्स कर रही हैं, और बीज शरीर को फिर से बना रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं। हाँ, एक पूरा सिस्टम है। और सुश्रुत जी ने नसों की कुछ विशिष्ट बीमारियों का भी जिक्र किया था, जैसे अर्दित या फेशियल पाल्सी, जिसमें चेहरे पे लकवा मार जाता है। जी, इसके लिए उन्होंने शणमूल तेल का प्रयोग बताया है। तेल मतलब तेल में उबालकर? हाँ, और ये प्रयोग बहुत ही महान वाताहार उपचार माना जाता है। वे कहते हैं कि जब शणमूल को तेल में पकाया जाता है तो ये नसों के दर्द, सुन्नपन और न्यूरोपैथी को खींचकर बाहर निकालता है। अब यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है मेरे दिमाग में। अगर ये पौधा इतना शक्तिशाली है और इसके अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं, तो वे मरीजों को इसे सीधा चबाने के लिए तो नहीं कहते होंगे? बिल्कुल नहीं, सीधा चबाना तो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इतनी जटिल थ्योरी को असल जिंदगी में स्टेप बाय स्टेप कैसे इस्तेमाल किया जाता था? इसकी सटीक विधियां क्या हैं? यहीं पर आयुर्वेद का अनुपान विज्ञान काम आता है। अनुपान? ये अनुपान क्या होता है? अनुपान का मतलब है वह सहयोगी औषधि जिसके साथ मुख्य दवा दी जाती है। देखिए, शणमूल अकेले एक दिशा में काम करता है, लेकिन जब इसे दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाता है तो इसका टारगेट बदल जाता है। अच्छा, ये तो ऐसा हो गया जैसे शणमूल एक बहुत ही समझदार ड्राइवर है और आप उसे जिस सही यात्री यानी अनुपान के साथ बैठाएंगे वो गाड़ी को उसी ऑर्गन की तरफ ले जाएगा। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। तो क्या हम इसके कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलों को डिकोड कर सकते हैं? अवश्य। सबसे पहले बात करते हैं मूत्र रोगों और किडनी की सूजन की। इसके लिए शणमूल का काढ़ा बनाया जाता है। इसमें शणमूल की जड़ के साथ गोखरू, पुनर्नवा और वरुण मिलाया जाता है। और इसे बनाते कैसे हैं? इन सबको पानी में उबालकर जब 1/4 पानी बचता है तब इसे छानकर दिया जाता है। एक मिनट, यहाँ गोखरू और पुनर्नवा क्यों? शणमूल तो खुद ही सफाई कर रहा है ना? क्योंकि शणमूल जब तेजी से कचरा निकालता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट में जलन हो सकती है। गोखरू एक बहुत ही बेहतरीन कूलिंग और सूथिंग एजेंट है जो उस रास्ते को शांत रखता है। क्या बात है। और बाकी दोनों? पुनर्नवा डैमेज हुए सेल्स को नया जीवन देता है और वरुण अगर कोई पथरी हो तो उसे तोड़ता है। क्या इंजीनियरिंग है, पूरा एक परफेक्ट फॉर्मूला। और लकवे या पैरालिसिस के लिए महर्षि सुश्रुत और चरक ने जो तेल बताया था उसकी विधि क्या है? उसे बला शण तेल कहा जाता है। ये एक क्लासिकल फॉर्मूला है। इसमें 500 ग्राम बला की जड़, 500 ग्राम शणमूल, 1 लीटर तिल का तेल और 500 मिलीलीटर दूध लिया जाता है। तेल और दूध एक साथ? हाँ, इन सबको एक साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है जब तक कि सारा पानी और दूध जल न जाए और सिर्फ तेल बच जाए। इस तेल से लकवाग्रस्त नसों की मालिश की जाती है, बला नसों को ताकत देती है और शणमूल रुकावटें खोलता है। अद्भुत। और जलोदर के लिए क्या विधि है, जहां पेट में लीटरों पानी भर जाता है? जलोदर और लिवर की सफाई के लिए शणमूल के काढ़े में त्रिफला या गिलोय मिलाया जाता है।
गिलोय लिवर के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। और अगर किसी को मधुमेह यानी डायबिटीज है? तो शणमूल के साथ गिलोय और मेथी का प्रयोग किया जाता है, जो शुगर को तोड़ते हैं। समझ गया। और सुश्रुत जी ने जो पुरुषों की शक्ति यानी वाजीकरण बढ़ाने वाले बीजों की बात की थी, उसका क्या फॉर्मूला है? शण के बीजों का बारीक चूर्ण बनाकर उसे दूध और मिश्री के साथ उपयोग करने की विधि बताई गई है। ये शारीरिक और स्नायु शक्ति दोनों बढ़ाता है। अच्छा, और क्या इसके कोई हल्के प्रयोग भी हैं? हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा अगर किसी को हल्का कब्ज है तो इसी शणमूल के काढ़े को गुलाब की पंखुड़ियों या हरड़ के साथ दिया जाता है, जिससे यह एक सौम्य रेचक यानी माइल्ड लैक्सेटिव का काम करता है। तो ये बात तो साफ है कि वे लोग सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं मिला रहे थे, वे मॉलिक्यूलर लेवल पर फॉर्मूले डिजाइन कर रहे थे। अब यहाँ इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है। हाँ, विज्ञान का नजरिया। बिल्कुल। हजारों साल पुराने इन दावों को जब आज के आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखा गया, तो माइक्रोस्कोप के नीचे क्या नजर आया? क्या आज की साइंस इन दावों को स्वीकार करती है? आधुनिक शोध ने प्राचीन ऋषियों के दावों को बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से प्रमाणित किया है। जब वैज्ञानिकों ने शणमूल का लैब में विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि इसमें ल्यूटोलिन और क्वेरसिटिन जैसे बहुत ही शक्तिशाली फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ल्यूटोलिन और क्वेरसिटिन, और ये सेल्यूलर लेवल पर क्या करते हैं? ये बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन रोधी तत्व हैं। ये शरीर में सूजन पैदा करने वाले पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, तो ये सिद्ध करता है कि अथर्ववेद ने इसे शोभघन ने यानी सूजन खत्म करने वाला क्यों कहा था। बिल्कुल। इसके अलावा विज्ञान ने इसके मूत्रल प्रभाव को भी साबित किया है। ये किडनी के ट्यूबुलर फंक्शन को सुधारता है, जिससे किडनी ज्यादा बेहतर तरीके से नमक और पानी को फिल्टर कर पाती है। मैंने एक रिसर्च पेपर में ये भी पढ़ा था कि ये इम्यूनोमॉड्यूलेशन का काम करता है, मतलब ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैक्रोफेज हमारे शरीर के इंटरनल गार्बेज ट्रक्स होते हैं, जो मरे हुए सेल्स और हानिकारक कचरे को निगल जाते हैं, है ना? आपकी समझ एकदम सटीक है। शोणमूल इन गार्बेज ट्रक्स को ओवरड्राइव में डाल देता है, मतलब उनकी स्पीड बढ़ा देता है। साथ ही ये टी सेल्स को उत्तेजित करता है। टी सेल्स शरीर के वो असैसिन्स हैं जो खास तौर पर संक्रमित सेल्स को निशाना बनाते हैं और उन्हें खत्म करते हैं। सब कुछ बहुत ही सकारात्मक लग रहा है, लेकिन स्रोतों में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी मौजूद है, और ये जानना इस पूरे पौधे के विज्ञान को समझने के लिए सबसे जरूरी है। हाँ, और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। देखिए, आधुनिक शोध बताते हैं कि शणमूल में मोनोक्रोटलिन नामक एक बहुत ही पावरफुल एल्कलॉइड पाया जाता है। मोनोक्रोटलिन, ये शरीर में क्या करता है? कुछ शुरुआती शोध बताते हैं कि ये तत्व ट्यूमर के खिलाफ आक्रामक रूप से काम कर सकता है। लेकिन क्या? सबसे बड़ी और गंभीर चेतावनी ये है कि अगर इसकी मात्रा यानी हाई डोज थोड़ी भी ज्यादा हो जाए तो ये लिवर के लिए अत्यधिक विषैला हो जाता है। मेडिकल भाषा में इसे हेपेटोटॉक्सिक कहते हैं। ये लिवर के सेल्स को नष्ट कर सकता है। हेपेटोटॉक्सिक मतलब ये किसी बहुत ही शक्तिशाली कीमोथेरेपी ड्रग की तरह काम करता है। ये बहुत ही बारीकी से दुश्मन को तो मारता है, लेकिन अगर डोज जरा भी बिगड़ी, अगर इसे चलाने वाला कुशल न हुआ, तो एक कोलैटरल डैमेज के तौर पर लिवर को खत्म कर देगा। ग्रंथों में और आधुनिक शोधों में सख्त निर्देश है कि बिना किसी विशेषज्ञ वैद्य की देखरेख के इसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। मात्रा और तरीका ही इसे दवा या जहर बनाता है। तो अब वक्त आ गया है आज के इस पूरे विस्तृत अध्ययन को समेटने का। हमने देखा कि कैसे सड़क किनारे खड़ी एक गंदे की झाड़ी जिसकी पलियां हवा में झुंझुनी की तरह बजती हैं, असल में आयुर्वेद के दशमूल का चौथा रत्न है। हाँ, एक ऐसा रत्न जिसे अथर्ववेद ने मूत्रल परम कहा। बिल्कुल। चरक और वाग्भट से हमने किडनी और डायबिटीज के गहरे संबंध और उसके इलाज को डिकोड किया। और सुश्रुत से हमने सीखा कि इसके बीज लकवाग्रस्त नसों में दोबारा जान फूंक सकते हैं। और अंत में आधुनिक विज्ञान के माइक्रोस्कोप के नीचे हमने देखा कि कैसे क्वेरसिटिन और मोनोक्रोटैलिन वही रासायनिक काम कर रहे हैं जो हजारों साल पहले ऋषियों ने अनुभव किया था। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के पास हर बीमारी का जवाब है, बस हमें उसे सम्मान के साथ इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसी सम्मान और इस पौधे की विशेली प्रकृति से मेरे दिमाग में एक बहुत ही रहस्यमय विचार आ रहा है, जो शायद हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे जो आयुर्वेद को सिर्फ देसी नुस्खा समझता है। वो विचार क्या है? देखिए, आधुनिक विज्ञान आज अपने करोड़ों के उपकरणों से कहता है कि शणमूल में मोनोक्रोटालिन है, जो लिवर के लिए खतरनाक हो सकता है। तो क्या हजारों साल पहले आयुर्वेद के ऋषियों को ये बात बिना किसी लैब के पता थी? बहुत मुमकिन है। जरा सोचिए, क्या यही कारण है कि उन्होंने कभी भी शणमूल को सीधा कच्चा खाने को नहीं कहा?
उन्होंने इसे बला के साथ घंटों तक तेल में पकाना या इसके बीजों को दूध के साथ उबालना या फिर लिवर को बचाने वाली गिलोय के साथी से देने की इतनी जटिल विधियां क्यों बनाई? ये एक बहुत ही गहरा और विचारणीय बिंदु है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन काल में काढ़ा बनाने या महीनों तक तेल पाक करने की जो लंबी प्रक्रियाएं थीं, वे असल में सिर्फ अर्क निकालने के लिए नहीं थीं? क्या वे इन प्राकृतिक विषैले तत्वों को निष्क्रिय करने की, न्यूट्रलाइज करने की कोई बहुत ही उच्च स्तरीय प्राचीन फार्मास्यूटिकल तकनीक थी? ये एक शानदार नजरिया है जो प्राचीन विज्ञान की गहराई को सलाम करता है। अगली बार जब आप किसी पारंपरिक नुस्खे को देखें या किसी वैद्य को जड़ी बूटी को दूध में उबालते देखें, तो इस गहरे विज्ञान के बारे में जरूर सोचिएगा। शायद वे अनजाने में नहीं, बल्कि पूरी केमिस्ट्री के साथ उस शक्तिशाली कीमो ड्रग को शरीर के लिए सुरक्षित बना रहे हैं। तो इसी विचार के साथ प्रकृति के उस छोटे से वाद्य यंत्र और शक्तिशाली वैद्य षटमूल को हमारा सलाम। इस विस्तृत चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में।